पापा ने मुझे बोला कि अगर मन नहीं लग रहा है तो वापस आ जाइए, क्योंकि आपको करना तो यूपीएससी था। अब वो समय आ चुका है, प्रभु का भी निर्देश हो चुका है कि बेटा अब जाइए, अब वापस जाइए। कहते हैं ना कि जब अब हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, तो हमारे पिता ही मेरे श्री रघुनाथ जी। सारे लोगों ने कहा कि अरे तुम पागल हो क्या, 28 साल की उम्र में कोई तैयारी करने जाता है, याद नहीं होगा। प्रभु श्री राम उनकी गाथा एक बार मैं वो भजन सुन लूं ना, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात का। कुछ नहीं होता है। ना तो मैं 16 घंटे पढ़ा, ना मैं 18 घंटे पढ़ा। मैं बहुत ही रियलिस्टिक बातें हैं। अगर मैं आज कह दूं कि मैं तो 18 घंटे पढ़ता था, मैं सोता कब था भाई, मैं खाता कब था, मैं पीता कब था, मैं कब दिनचर्या की चीज़ें करता था। तो आप हमेशा रियलिस्टिक चीज़ें बात किया करिए। मैं चीज़ों को खुद ना पढ़ूँ ना, मुझे चीज़ें समझ नहीं आती थी। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा मुख्य कारण बना कि मैं कोचिंग कभी नहीं ले पाया। ये बेड, ये टेबल, ये वॉश बेसिन और उधर वॉशरूम मेरा। मैं इस कमरे से निकलता नहीं था। इनफैक्ट यहाँ से मैंने हर किसी का सपना है यूपीएससी, और यूपीएससी 2022 का जब रिजल्ट आया तो सबकी नजर टिक गई बिहार की तरफ, क्योंकि बिहार ही ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा टॉपर्स निकलते हैं। अब यूपीएससी 2022 का रिजल्ट बता रहा है कि इस बिहार ने कितने प्रतिभाशालियों को जन्म दे दिया है। एक ऐसी ही प्रतिभाशाली है जिनसे आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे, उनकी एक एक बातें आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। पटना के सिपारा के आदित्य पांडे 48वीं रैंक, जी हाँ, देश भर में 48वीं रैंक उन्होंने हासिल की है। और इस वक्त हम लोग उनके घर के अंदर मौजूद हैं, उनके उसी कमरे में जहां दिन रात उन्होंने कड़ी मेहनत से, कड़ी लगन से ये परीक्षा पास की है। तो चलिए उनसे सीधे पहले बातचीत करते हैं। देखिए आदित्य जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि ये परीक्षा हर किसी का सपना है, लाखों लोग जो है चाहते हैं कि वो यूपीएससी क्वालिफाई कर जाए, बहुत मुश्किल होता है। आपने कब सोचा कि आपको यूपीएससी करना है? मैम, मुझे लगता है कि यूपीएससी का जो मतलब मैं कहूँगा जो मूल मंत्र या जो बीज था, वो शायद 10वीं या 11वीं कक्षा के बाद मेरे दिमाग में शायद जागा। जब पहली बार मैंने सुना कि कुछ डीएम करके कुछ होते हैं, जो जिलाधिकारी होते हैं, जो जिनके पास इतने पावर्स होते हैं कि वो समाज में कुछ ऐसे ऐसे बदलाव ला सकते हैं जो एक कॉमन मैन के लिए तो थोड़ा दिक्कत है। तो उस समय चूंकि बच्चा था तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो मैं जान नहीं पाया उस समय, लेकिन हमको लगा कि नहीं इसके बारे में जानना है। पर वक्त बदला, थोड़े हमारे देश में डिजिटल क्रांति भी हो गई, थोड़ा रेवोल्यूशन हुआ, इंटरनेट का डेटा पैक सस्ता हो गया। तो मैं उसको जरूर कहूँगा कि उसका बड़ा योगदान रहा, चीज़ें जानने में बड़ी आसान हो गई। और जब मैं आईआईटी गया तो वहाँ जानने के बाद तो फिर तो चीज़ें बहुत ही क्लियर हो गई कि मतलब डीएम क्या होते हैं, उनके रोल्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं करना तो ये जो रुतबा था, ये जो डीएम क्या रुतबा होता है, क्या इस रुतबे ने आपको अट्रैक्ट किया या कुछ और बदलाव चाहते थे, कुछ सोसाइटी में चेंज चाहते थे? मतलब कौन सी वो बात है जिसने आपको पिंच किया कि आपने यूपीएससी सेलेक्ट किया? मैम देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आईएएस का रुतबा मुझे मतलब अट्रैक्ट कर पाया, क्योंकि मैं इस एग्जाम के पहले, इस पेपर को क्लियर करने के पहले मैं ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छी बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही अच्छा कमा रहा था मैं। और वो स्टार्टिंग सैलरी मेरी अप्रोक्सीमेटली 70 to 80,000 थी। और अगर मैं पिछले 3 साल को अगर मैं छोड़ भी दूँ तो अभी मुझे लगता है कि मैं अगर उस गैप को अगर मैं बैंकिंग सेक्टर में रहता तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा मैं कमाई वहाँ भी कर रहा होता और मुझे एक अच्छा पोजीशन भी मिल गया होता। तो मुझे नहीं लगता है कि रुतबा मुझे बदल सकता था। और मेरा मानना है कि कभी भी आप समाज में अगर अपने आप को जानना भी कोई इंसान चाहता है कि आपको जाने, तो मेरा मानना है कि मैं इसमें अपने प्रभु श्री राम की ही बात को फॉलो करूंगा कि इंसान को उसके स्वभाव से जाना जाना चाहिए, ना कि उसके प्रभाव से। इसका मतलब ये बिल्कुल है, जैसा कि आदित्य जी बता रहे हैं कि पैसे या रुतबा वो जरूरत नहीं थी जिसके लिए आपने यूपीएससी को चुना। बिल्कुल नहीं। देखिए, वो एक मैस्लोज की हायरार्की में एक नीड थ्योरी होती है जो ये कहता है कि इंसान को जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही चाहिए। तो हर इंसान की, चूंकि भारत इतना बड़ा देश है, कंपटीशन बहुत हाई होता है, एग्जाम्स क्लियर करने बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन इस एग्जाम के पहले तो मैं ऑलरेडी अपना जो बेसिक नीड था वो तो मैं पूरा कर ही पा रहा था। इनफैक्ट मैं बहुत अच्छे से पूरा कर पा रहा था। तो मुझे नहीं लगता है कि रुतबा और पैसा वाज द मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी टू कम टू दिस रोल। अच्छा, तो फिर जब आपने डिसीजन लिया 70-80 हजार की नौकरी छोड़कर आप आ गए यूपीएससी के लिए, घर वालों ने विरोध नहीं किया कि भाई कर क्या रहे हो, अच्छी खासी नौकरी क्यों त्याग रहे हो? तो यूपीएससी क्वालिफाई वैसे भी लाखों फॉर्म लोग भरते हैं और कहीं हजार लोग मुश्किल से निकलते हैं। मुझे लगता है कि इस मामले में श्री राम की अगाध कृपा रही है मेरे ऊपर
मैंने नौकरी छोड़ा 16-17 महीने काम करने के बाद, अच्छा। जबकि मुझे अभी भी दिन याद है। मैं नौकरी में शायद 4 या 5 महीने ही हुए थे, हम्म। और पापा ने मुझे बोला कि अगर मन नहीं लग रहा है तो वापस आ जाइए, क्योंकि आपको करना तो यूपीएससी है, आपने मन तो बना ही लिया है। अच्छा। तो पापा तो मुझे बहुत पहले से ही कह रहे थे। पर मुझे लगता है कि मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट तब रहा था जब मेरी कंपनी में मेरी जो बॉस थी ना, मेरी बॉस है योगिता मैम थी, जब उन्होंने रिजाइन किया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि अब हो गया, मतलब अब वो समय आ चुका है, प्रभु का भी निर्देश हो चुका है कि बेटा अब जाइए, अब वापस जाइए। और साथ में मेरी एक और फ्रेंड भी थी, मैंने उसको कहा था कि सी आई कम एंड मीट यू। वो इंदौर में रहती है, शालिनी उनका नाम है। तो मैंने उनको बोला कि मैं आऊँगा मिलने, तो उसने बोला कि देखो, जो तुम कह रहे हो कि नौकरी करते हुए एग्जाम क्लियर कर लोगे, ये थोड़ा टफ होता है। तो मुझे भी लगा कि नहीं, टफ तो है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। अच्छा। और तुम्हारी बात भी सही है, पापा भी बोल ही रहे थे, एक वो भी पुश मिल गया। तो मैंने कहा कि जब पिता मेरे बहुत क्लियर हैं कि मैं हूँ साथ में, तो वो कहते हैं ना कि जब हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो हमारे पिता ही मेरे श्री रघुनाथ जी हैं। अब राम जी को तो देखा नहीं है हमने, लेकिन मेरे लिए तो मेरे माँ पिता ही मेरे राम। बहुत अच्छी बात आपने कही कि माता पिता का जो साथ है और उनका जो सहयोग वो आपको बखूबी मिला, बहुत ज्यादा, और बहुत इसीलिए आपको एक नौकरी छोड़ने के बावजूद आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर पाए। मतलब मैं कहूँगा कि उनका, मतलब मैंने कहा ना कि उन्होंने कभी भी मुझे, मतलब एक कहते हैं ना कि अगर मैं कुछ कर भी रहा हूँ ना, उन्होंने कभी मुझे आके टोका नहीं। उनका जो विश्वास था मेरे ऊपर ना, वो अडिग रहा। जैसे मुझे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे तुम पागल हो क्या, 28 साल की उम्र में कोई तैयारी करने जाता है, याद नहीं होगा, तुम भूल जाओगे, कहाँ तुम अच्छी जीवन जी रहे हो, अच्छा जीवन है, मुंबई की लाइफ में घूम रहे हो, फिर रहे हो, तुम अच्छा जीवन जी रहे हो, बढ़िया खा रहे हो। मैंने कहा कि नहीं, अब तो अच्छा, जब इतना सारा डिमोटिवेशन भी रहता है तो मोटिवेट कहाँ से होते थे आप? मतलब कौन कौन है जो आपके अंदर वो क्षमता भर रहा था, जो आपके अंदर ऊर्जा भर रहा था कि नहीं कर लोगे क्वालिफाई? देखिए, मैं किसी एक व्यक्ति को अगर मैं कह दूं या किसी एक चीज को कह दूं कि इन्होंने मेरे जीवन में बहुत बड़ा मार्गदर्शन का काम किया है, तो वो बहुत ही मिथ्या होगी। और मैं आइडियलिस्ट हूँ नहीं, मैं एक इंसान हूँ, मेरे में भी लाख गलतियां रही हैं, मेरे में भी लाख गलतियां रही हैं। मैं भी रोता था, मैं भी गलतियां करता था, और बहुत गंदे तरीके से रोना आता है। लेकिन वही बात है कि आपके पास जब एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है, मेरे माता पिता हमेशा मेरा सहयोग करते थे। जैसा मैंने बताया, मेरे कुछ अच्छे अच्छे दोस्त भी थे। मेरी एक दोस्त थी सीमा, इनफैक्ट जब मुझे कुछ भी नहीं पता था, जब मैंने कहा कि अब मैं तो फुल फ्लेजेड जा रहा हूँ तैयारी करने, तो सीमा मेरी वो डॉक्टर है। अच्छा। और वो भी मतलब कि बहुत अच्छी जगह पे वो भी वर्क कर रही थी, और उन्होंने ही मुझे सारी चीज़ें बताई कि पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत उठानी है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक उठानी है। ऐसे करके उन्होंने सारा का सारा जो बेसिक सोर्स होता है ना, उन्होंने ही बताया। इसके अलावा जब मैं भी परेशान होता था, तो जैसे मैंने बताया, मेरे बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 2-3 दोस्त ऐसे थे जिनसे मैं बात करके, नहीं होता है, वो कहते हैं ना कि आप थोड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं चाहता था कि मैं उनसे बात कर लूँ, तो मैं प्रसन्न हो जाता था। जैसे शालिनी थी, मैं उनसे बात करता था, थोड़ा खुश हो जाता था। सीमा से बात होती थी, मैं बहुत और प्रसन्न हो जाता था। मेरा एक दोस्त है शिवम करके, गुड़गांव में। इनफैक्ट मैं जब इंटरव्यू देने गया था, तो इंटरव्यू के 1 महीना पहले मैं उसे गया था। बहुत परेशान किया मैंने उसको। मतलब अब ऑब्वियस ही चीज है, वो अकेला रहने वाला इंसान, अचानक किसी के आने से परेशानी तो बढ़ती है। लेकिन इनफैक्ट वो भी कहता था कि अरे कर लोगे तुम, तुम्हारा हम देखे हैं, तुम हो जिद्दी, तुम कर लोगे। तो इन लोगों का जो मोटिवेशन फैक्टर रहा है ना, इनफैक्ट IMS सेंटर है यहाँ एक पटना में, IMS लर्निंग रिसोर्सेज, मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ। जब मैंने उनको बोला था ना कि सर मैं नौकरी छोड़ के आ रहा हूँ, वो इनफैक्ट कैट के लिए प्रिपेयर कराते हैं बच्चों को, उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि आदित्य क्यों। उन्होंने कहा मन बना लिया है। मैंने बोला हाँ सर। उन्होंने बोला आदित्य। तो उनका जो ये जिन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा रखा ना, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है कि मैं कभी टूट ही नहीं पाया। और अंत में मैं यही कहूंगा कि अगर मैं अंततः अगर बहुत ज्यादा टूट गया, जब इन लोगों से भी कुछ नहीं हुआ, तो मेरे प्रभु श्री राम उनकी गाथा एक बार मैं वो भजन सुन लूं ना, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। तो ये जो मतलब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ राम को ही पूजिए, जैसे मेरे लिए तो मेरे लिए राम आधार थे। मैं ये कहूंगा जो दूसरे अगर उनको जिनमें भी श्रद्धा है, आपको किसी लड़की में श्रद्धा दिखती है, आप लड़की में श्रद्धा दिखा दीजिए। आपको अपने दोस्त में श्रद्धा दिखती है, आपको अपने माता पिता में श्रद्धा दिखती है, आपको अपने गुरु में श्रद्धा दिखती है। जहाँ भरोसा है, जहाँ भरोसा है, जहाँ विश्वास है, वहाँ सफलता अवश्य आएगी। अवश्य। तो आपकी बातचीत से ये लगा कि आदित्य आपकी सफलता में जो सबसे मेन है, एक तो आपके माता पिता हुए, आपके दोस्त हो गए, और आपके प्रभु श्री राम हो गए। बहुत ज्यादा। ये आपके प्रभु श्री सीताराम,
मैं सीताराम। सिर्फ राम नहीं कहूंगा, सीताराम। क्योंकि मतलब जहाँ राम मेरे है, वहाँ सीता है, मेरी जहाँ माँ सीता है, मेरी वहाँ माँ राम है। सीता के अलावा राम तो मतलब आधारहीन हो जाएंगे वही खुद। बिल्कुल जी, ये तो मेरे लिए तो हाँ, सीताराम तुम सीताराम। जय चलिए, जय हमारे श्री लिए राम। सीताराम जी ही जी है। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी आपने हमारे साथ बातचीत की। हम थोड़ा सा आपकी प्रिपरेशन को भी समझना चाहेंगे, क्योंकि बिल्कुल बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा है जितना नॉलेज ले लो लगता है कम ही है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आप अपना थोड़ा रूटीन शेयर करेंगे कि जब आप अपने जो आपका पढ़ाई का शेड्यूल होता था, आप दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे, सोते कितने घंटे थे, और आजकल इंटरनेट मीडिया है तो लोगों का ध्यान तो बिल्कुल जाता है कि बिल्कुल। भाई नेटफ्लिक्स पे ये मूवी देख लें, तो ये सीरीज देख लें। आपका मन कैसे नहीं डिस्ट्रैक्ट हुआ, आपने कैसे मैनेज किया सब कुछ? जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर मैं ये कह दूं कि मैं आइडियलिस्ट जैसी बात करूंगा कि मैंने फिल्में नहीं देखा, मैं सीरियल नहीं देखता था, मैं तो ये करता था, तो ये बिल्कुल मिथ्या हो जाएगी। अच्छा। पूरी कल्पना है ये बातें, ऐसा कुछ नहीं होता है। ना तो मैं 16 घंटे पढ़ा, ना मैं 18 घंटे पढ़ा। मैं बहुत ही रियलिस्टिक बातें करूंगा। मैं बिल्कुल एक आम इंसान की तरह एक दिनचर्या जीता था। हाँ, मैंने एक्सरसाइज करना थोड़ा बंद कर दिया था, क्योंकि एक्सरसाइज के कारण शरीर थकता है, तो मैं वो नहीं कर पाता था, जिसका मुझे दुख है। इनफैक्ट उसकी वजह से मैंने बहुत वेट भी गेन किया था। इनफैक्ट बहुत वेट गेन किया। मैं अप्रॉक्सीमेटली जब मैं रिजाइन करके आया था 78-79 हुआ करता था, मैं वेट गेन करके अप्रॉक्सीमेटली 100 चला गया था। तो ये तकलीफें होती हैं, लेकिन जो मेरा दिनचर्या होता था वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता था। लेकिन जो मेरी पढ़ाई का कंसिस्टेंसी था ना, कि 6 to 8 आवर्स ऑफ स्टडी, मन लगा के पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। उसके बाद मैं भजन सुन रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, मैं बैठ के गाने सुन रहा हूँ। और सिर्फ भजन नहीं सुनता था, मैं कोरियन ड्रामा भी देखता था। अच्छा। मुझे लगता है कि मैंने 100-150 से ऊपर कोरियन ड्रामा आपने देख मतलब लिया। अपने स्टडी के जो पीरियड था, इसमें अच्छी खासी फिल्में भी देखी हैं, सीरियल्स भी मुझे देखे हैं। मुझे नाम याद हो गए हैं। अच्छा। चाबुक, जंग हाई इन, पाक सियो जुन, ब्लैक पिंक की एक मेंबर है जीसू, उनका एक बड़ा ही प्यारा सा स्नोड्रॉप करके एक सीरियल आया था, वो एग्जाम के दौरान आया था, मैं हर दिन देखता था। क्या बात है। मतलब लोगों को कहीं ना कहीं ये फियर मन में रहता है कि अगर हम ये सारी चीजें देखेंगे तो कहीं क्वेश्चन आंसर करते वक्त हमारे माइंड में ये चीजें ना आए। आपने इन चीजों को डिफरेंट वे में अपने लाइफ में, हमें लगता है, आपने शामिल कर लिया। देखिए, मेरे प्रभु कहते हैं कि जीवन जीने के लिए है, जीवन घुट घुट के जीने के लिए नहीं है, हंस खेल के जीने के लिए है। अगर आपका मन नहीं है ना, तो जबरदस्ती तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो लेकिन हाँ, उसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि आपका मन कर ही नहीं रहा है। तो जैसा कृष्ण कहते हैं कि मन को तो साधना पड़ेगा, मन तो साधना, थोड़ा सा उसको बुलाना भी पड़ता है। उसको कहना पड़ता है कि सुन, आज पढ़ लेते हैं, कल तुमको मतलब एक ये कल्पना जो हम लोगों को अक्सर रहती है कि जितने भी इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, खासतौर पर यूपीएससी जैसे कंपटीशन, लगता है कि ये दिन रात सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको दुनियादारी एकदम मतलब नहीं है। ये सारी चीज़ें अब सही नहीं बैठती हैं। अब लोग डिफरेंट वे में लर्निंग का सीख रहे हैं और माइंड को फ्रेश कर पा रहे हैं। मुझे लगता है मैं इस बात से थोड़ा डिसएग्री करूंगा। पहले भी ये चीजें नहीं होती थी, अच्छा। मैटर करती थी। और ये रूमर्स रहते हैं। ये देखिए, मैंने वही कहा ना, रूमर्स ही होते हैं। अभी 2000 के नोट्स बंद हो गए। जब ये 2000 का नोट आया था तो मीडिया में ये बातें चली थी, इसमें चिप लगा हुआ है, जमीन के नीचे खोद के देख लेगा। क्या हुआ? रूमर ही रह गया। तो मेरा ये कहना है कि हमें हमेशा वास्तविकता का सत्यापन देखना पड़ेगा। अगर मैं आज कह दूं कि मैं तो 18 घंटे पढ़ता था, मैं सोता कब था भाई? मैं खाता कब था? मैं पीता कब था? मैं कब दिनचर्या की चीज़ें करता था? तो आप हमेशा रियलिस्टिक चीज़ें बात किया करिए। तो मेरा यही मानना है कि 6 से 8 घंटे की पढ़ाई, हाँ ऑब्वियस सी चीज़ है कि एग्ज़ाम के कुछ समय पहले, जैसे मान लीजिए इस बार 28, कल दो दिन पहले जो कल ही एग्ज़ाम खत्म हुआ है, तो हाँ 28 मई को जब पेपर था, अगर जिनको एग्ज़ाम देना था तो 1 महीने पहले से उनका जो टाइम शेड्यूल है थोड़ा बढ़ जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाइपर मोड में चले जाइए कि पहले आप 6 से 8 घंटे पढ़ रहे थे, अचानक वो 16 घंटा हो गया। नहीं, मैक्सिमम 6 to 8 आवर्स का जर्नी था, 3 घंटे और बढ़ा सकते हैं, 9 से 11, 12 मैक्सिमम। आप 16 घंटे कैसे पढ़ेंगे? जो आप आइडियल आवर्स की बात कर रहे हैं, मतलब 8 घंटे अगर कोई नॉर्मली पढ़ता है, छात्र मन लगा के, तो अच्छा खासा मतलब उसका दिमाग तेज हो सकता है, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। अगर वो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, बेसिक उसकी एप्टीट्यूड अच्छी है, तो मैं मानता हूँ कि अगर मेरे जैसा इंसान पेपर क्लियर कर सकता है, सिर्फ यहाँ भरोसा रख के। तो अगर आपको अपने आप पर भरोसा है, आप अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हो, यहाँ बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप अपने आप को धोखा दीजिएगा, फिर वो वही बात कहते हैं ना कि हमारे यहाँ एक बड़ी प्यारी एक लाइन है कि फिर आप गोईठा में घी सुखा रहे हैं। तो गोईठा में घी नहीं सुखाना है, वो फिर आप जीवन भर सुखाते रह जाइएगा। तो खुद को धोखा कभी मत दीजिए।
क्योंकि कुछ लोगों का विश्वास आपके साथ जुड़ा है। बिल्कुल। तो अगर आप अपने आप को धोखा नहीं देंगे हम्म। तो बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कि ये कई लोग सुबह सुबह उठकर ही पढ़ना प्रेफर करते हैं कि सुबह आपका माइंड ज्यादा रिफ्रेशिंग है। आपके साथ कैसा रहा? आप मॉर्निंग पढ़ाई करते थे या नाइट में पढ़ाई करते थे? इस मामले में मेरा मिक्स रहा है, अच्छा। क्योंकि सी मैं एक हर पल हमारा जो चित्त लेवल होता है, चित्त मतलब हमारा जो कंसाइंस लेवल है ना, जी। वो हमेशा सेम नहीं रहता है। हम्म। कभी आप डर में जी रहे होते हैं, कभी फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, हमेशा आप हंसते खेलते नहीं रह सकते हैं। इंसान स्वाभाविक है, डर लगेगा। तो बहुत बार क्या होता है कि हमारा बॉडी क्लॉक जो है ना, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो बहुत बार ऐसा रहा है कि हाँ, मेरा टाइम ऐसा रहा है कि मैं 10 बजे सो जाता था, सवेरे 4 बजे भी उठ जाता था। लेकिन ये 3-4 महीना ये रूटीन चलने के बाद कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं दिन में 7 बजे, सवेरे 8 बजे, 9 बजे सो रहा हूँ और शाम में उठ के पढ़ाई शाम में 6 से 7 बजे उठ रहा हूँ, और वो पूरा रात मतलब बिल्कुल निशाचर जैसा मैं रात में पढ़ रहा हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि कोई आइडियल टाइम नहीं होता है। जो आपको सूट कर जाए, जो आपको फिट बैठ जाए, वही आपके लिए आइडियल है। और जैसे आपको इच्छा करे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप निश्चिंत हो कि मेरा तो काम हो रहा है। कोई ऐसा नहीं होता है कि आप ऐसे बैठ के टेबल पे पढ़ेंगे तभी पढ़ाई होगी। आप लेट के, चिंतन करके, रिकॉल करके, रिवाइज करके, कैसे भी पढ़ाई करें, अल्टीमेटली पर्पस ये है कि आपको एग्जाम क्लियर करना है। ये गोल अगर फोकस्ड है, वो कहते हैं ना, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि संकल्प का विकल्प नहीं। तो अगर आपको अपने पे भरोसा है और अपना संकल्प क्लियर है कि मुझे क्या करना है, तो उस टाइम फ्रेम में ना खुद के मन को समझाइए कि ठीक है, होगा, तुम्हारा भी इलाज होगा, तुम अभी पहले ये कर लो, ये कर लो, मन भी मानता है। आदित्य जी, अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो आपने मेन सब्जेक्ट होता है यूपीएससी के लिए, वो क्या सिलेक्ट किया था, और साथ ही साथ हमें जो जानकारी है कि आपने कोई कोचिंग नहीं ली। आप आर्थिक रूप से सक्षम थे कोचिंग लेने में, लेकिन फिर भी आपने क्यों नहीं ली? मतलब इस पे मैं यही कहूँगा कि मेरा जो मेन सब्जेक्ट था ना, जो ऑप्शनल पेपर, जो कि बच्चे जिस नाम से जिसको जानते हैं, वैकल्पिक विषय, वो हमारा फिलॉसफी था। हिंदी वाले बच्चे उसे दर्शन शास्त्र के नाम से जानते हैं। मेरा मानना है शायद मेरी पढ़ने में रुचि नहीं है उनमें, तो मैंने उसको ले लिया। लेकिन हाँ, जहाँ तक कोचिंग की बात है, तो कोचिंग मैंने जीएस के पेपर्स के लिए मैंने कोचिंग नहीं लिया, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग किया था, उसके बाद एमबीए किया था, पढ़ने की आदत थी, और मुझे लगता है कि इतना भी गधा नहीं रहा था मैं कि मुझे चीज़ें ना समझ में आए। तो और मेरा मानना है कि जब मेरी ये बचपन से आदत रही है थोड़ी, कि जब तक मैं चीज़ों को खुद ना पढ़ूँ ना, मुझे चीज़ें समझ नहीं आती थी। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा मुख्य कारण बना कि मैं कोचिंग कभी नहीं ले पाया। खुद के टीचर बन गए। अब मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि स्वयं का स्वयं शिक्षक बन गया, लेकिन हाँ, अल्टीमेटली पढ़ना तो खुद ही पड़ता है। लेकिन हाँ, दर्शन शास्त्र के लिए मैं जरूर कहूँगा कि फिलॉसफी के लिए मैंने दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है, मैंने ज़्यादा कुछ सोचा पूछा नहीं, ऐसे ही रैंडम यूट्यूब चैनल पे मैंने सर्च किया फिलॉसफी ऑप्शनल। मित्रा सर की एक क्लास थी, वो उसमें पुरुषार्थ के पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे, मुझे मज़ा आया। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे क्यों मज़ा आया और क्या उसमें था, पर मुझे अच्छा लगा, और जो मुझे अच्छा लगा मैंने कहा कि अब यहाँ इनसे पढ़ना है मुझे, दर्शन शास्त्र में यहाँ इनसे पढ़ूंगा, मित्रा सर की क्लास करूँगा, और बाकी सब्जेक्ट्स मुझे नहीं पढ़ने हैं। इसके अलावा लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, किसी कोचिंग की ज़रूरत आपको पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे आप मेंस का जो पेपर होता है ना, उसमें एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग करना होता है। अलग बात है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेंस के पेपर नहीं लिखे थे, मॉक टेस्ट, लेकिन आप जैसे मान लीजिए 2 आंसर लिख रहे हैं, तो आपको पता तो होना चाहिए कि आपका आंसर का जो इफिशियंसी है, या फिर उसमें 10 में कितने मार्क्स मिलेंगे, वो आपको तो पता करना पड़ेगा ना। तो सिविल्स डीडी का एक अल्टीमेट असेसमेंट प्रोग्राम था, मैंने वो सब्सक्राइब किया था। मैं आंसर लिखता था, अपने मेंटोर को भेज देता था, वो चेक करते थे और वो बताते थे कि यहाँ यहाँ कमियाँ हैं, जिसका मुझे फ़ायदा बहुत मिला। इनफैक्ट एथिक्स के पेपर में मेरे मात्र 48 नंबर आए थे जब मैंने पहला मॉक दिया था, और वो कब 2 महीने में मेरा पेपर था, हार्डली 50-55 डेज में। एंड मेरा जो हमारा स्कोर था एथिक्स का, उसमें 48 नंबर आया था मेरा। मैंने मैम को बोला, सुकन्या मैम है वहाँ, तो सुकन्या को मैंने बोला कि सुकन्या मेरा इसमें स्कोर बड़ा कम है, आप प्लीज़ इसमें हेल्प कर दीजिए। उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे टाइम दे करके मुझे उन्होंने मेरी कमियां बताई, और उन कमियों पे मैंने जब वर्क किया तो टचवुड रहा, प्रभु कृपा रही, मैंने उन गलतियों पे काम किया और मेरा स्कोर 48 से सीधे जम करके 133 चला गया। तो इसमें टचवुड है कि सुकन्या का बहुत बड़ा योगदान रहा है उसमें, मेरे स्कोर में और मेरे इस रैंक में भी उनका योगदान रहा अल्टीमेटली। बहुत अच्छा, आप सारी चीज़ों को हमने हमारे दर्शकों तक बता रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। थोड़ा सा हम देख पा रहे हैं आपका ये जो बोर्ड वगैरह है कि आपका जो शेड्यूल था, हम थोड़ा दर्शकों को ये भी दिखाना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, हर जो स्टूडेंट होता है ना, वो अपनी एक प्लानिंग रखता है, और उसी प्लानिंग की ये तस्वीर है। देखिए
इनकी बातचीत में भी प्रभु राम बार बार आ रहे थे, तो इनके बोर्ड में भी हमें ये जय श्री राम नजर आ रहे हैं। ऊपर एक देखिए बहुत खूबसूरत विचार है, ये किसी और का नहीं, स्वामी विवेकानंद जी का विचार है, जो शायद हर पढ़ने वाला छात्र अपने बोर्ड के पास लगाकर जरूर रखता होगा। तो ये सारा इनका शेड्यूल हमें नजर आया। अब देखिए ये इनका जो है ये स्टडी टेबल है, बगल में ये बेड लगाया हुआ है, मतलब यहीं पर सोते थे, फिर यहीं पर उठ के अपना पढ़ाई लिखाई करना। ये तो ऐसा ही होता था। हाँ। वो कहते हैं ना, मैं इनफैक्ट ऐसे बैठा होता था, मैं ऐसे बैठा हूँ, ये मन नहीं कर रहा है, ये टेबल ऐसे खुला और ये ऐसे लेट के मतलब यही होता था। इनफैक्ट अच्छा। यही होता था। वॉश बेसिन भी है, मतलब आप मतलब मैं यहाँ इस रूम से निकलना नहीं चाहता था, मेरा वॉशरूम भी उधर है, मैं वहीं नहा लेता था। हाँ। अभी तो थोड़ा लोग बढ़ गए हैं, तो ये मतलब इधर एक मैट्रेस दिख रहा है, ये बेड, ये टेबल, हाँ। ये वॉश बेसिन और उधर वॉशरूम मेरा। मैं इस कमरे से निकलता नहीं था। इनफैक्ट यहाँ से मैंने सामान हटा दिया है। मेरा ट्रेडमिल हुआ करता था उधर, मैं पीछे रात में दौड़ भी लेता था, कभी कभी थक जाते थे, शरीर में दर्द स्वाभाविक है, अगर आप 6-8 घंटे की सिटिंग करिएगा वो तकलीफ होगी। तो मैं पीछे वहां पर मैंने ट्रेडमिल भी लगाया हुआ था, वो मैंने मेंस के एग्जाम के बाद हटाया कि यहाँ दौड़ने से थोड़ा मम्मी कहती थी कि बेटा नींद खुल जाती है, तो मैं उसको ऊपर लेके चला गया था बाद में। तो मतलब यहाँ इस कमरे में आपने अपनी ये जो पूरी जर्नी निकाली, कितना वक्त बिताया आपने इस रूम के अंदर? मुझे लगता है 1000 दिन, 365 गुने 3 1000 दिन से ज्यादा, मतलब 3 साल से ज्यादा। अभी अक्टूबर में 4 साल हो जाएगा। अलग बात है कि मैंने इस साल पेपर क्लियर कर लिया, लिस्ट में नाम आ गया। वाकई में 3 साल तो बहुत एक लंबा वक्त है। और इस 3 साल में आपने इस कमरे को एक अपनी दुनिया बना ली, लेकिन आप इंटरनेट के जरिए इस दुनिया से बाहर निकलते थे कैसे? बिल्कुल, मैं ये आप बस ये समझ लीजिए कि ये दुनिया ही, मतलब मेरी पूरी दुनिया यही थी। वो कहते हैं ना कि अनंत ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड, तो मेरा ये एक अनंत ब्रह्मांडों का एक ब्रह्मांड था। बहुत अच्छा। तो थोड़ा सा अपने दर्शकों को और हम कुछ चीजें जरूर दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर जो वर्ल्ड मैप है, इधर भी मैप है। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा जब मेरा इंट्रो, वहाँ पर भी एक मैप था। तो यहाँ पे मोर का पंख है, यानी भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम इनकी पढ़ाई में इनके साथ साथ इनके मन में रचे बसे थे। और इसीलिए जब भी हम इनसे बातचीत कर रहे थे, बार बार प्रभु श्री राम का नाम ले रहे थे। तो कुल मिलाकर इनकी जो बातचीत हमने आपको बताई, इनसे जो हमने चीजें खुद सीखी और आप तक जो पहुंचाई, वो मेन बात ये है कि यूपीएससी हो या कोई भी कंपटीशन हो, आप क्वालिफाई तभी कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, साथ ही एक ऐसे व्यक्ति या ऐसे प्रभु पर विश्वास हो जिस पर आप कहना चाहूंगा। जरूर मुझे लगता है कि इसको एड्रेस करना बड़ा जरूरी हो गया है। जरूर। एक तकलीफ जो आजकल का युवा सबसे ज्यादा फेस कर रहा है ना, वो है मेंटल हेल्थ का चैलेंज जी। तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि कोई भी लक्ष्य ना आपके जीवन से बड़ा नहीं हो सकता। यानी इतना स्ट्रेस मत ले कि आप कभी भी अपनी मतलब कोई भी लक्ष्य, यूपीएससी आपके जीवन से बड़ा नहीं हो सकता। आपकी उत्पत्ति में 2 लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आपकी सबसे पहला उत्तरदायित्व उन 2 लोगों के प्रति है, आपके माता पिता के प्रति है। बिल्कुल। तो मेरा यही मानना है कि कोई भी लक्ष्य हो, वो यूपीएससी हो या फिर आज से 10 साल पहले 12 साल पहले जब मैंने जेईई के लिए प्रिपेयर किया हो, या फिर मैंने नहीं किया हो। 12th में बच्चे जेईई के लिए करते हैं, नीट के लिए करते हैं, क्लैट के लिए करते हैं, परेशान हो जाते हैं। और मैं माँ पिता से भी यही कहूंगा कि उनको अनड्यू प्रेशर ना दें, क्योंकि भागम भाग जो दौड़ है ना, बच्चे थोड़ा और माँ बाप थोड़ा कट रहे हैं, उनपे एक अनड्यू प्रेशर आ रहा है। बच्चा एक हेवी बर्डन फील करता है। और बहुत बार क्या होता है ना कि बच्चा खुल के माँ बाप से बात नहीं कर पाता है। मैं खुद को बहुत ही लकी मानता हूँ इस मामले में कि मेरे माँ बाप के साथ मेरा जो रिलेशन है बहुत ही अच्छा रहा है। मैं तकलीफ में हूँ, मेरी 3-4 गर्लफ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम हुई, मैं आके बिंदास रो देता था, ऐसा हो गया है, हमको मन नहीं लग रहा है। पापा बड़े प्यार से कहते थे कोई बात नहीं, जीवन का पार्ट एंड पार्सल है। माता पिता थे आपके साथ, हर चीज में माता पिता थे। मैंने गलती भी की है, मैंने आके उनको बताया कि ये गलती हुई है मेरे से और ऐसा चीज है। तो अगर बच्चों से भी मैं यही कहूंगा कि अगर आपने गलती की है, अपने माँ बाप से अवश्य शेयर करें। इस जीवन में ना आपके माता पिता से बढ़ के आपका शुभ चिंतक कोई नहीं हो सकता। अगर आपको मिल जाते हैं ऊपर वाले की कृपा, लेकिन माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं। तो स्ट्रेस इतना मत लीजिए ना कि जीवन से बढ़ के कोई लक्ष्य नहीं। ये जीवन बहुत ही सुंदर है, इसको जिए और लंबा जीवन है यार। मतलब ह्यूमन एक्सपेक्टेंसी अगर हम देखें तो इंडिया में भी 70-80 तो आ ही रहा है। तो 80 साल का जीवन है, 2-4 साल अगर बर्बाद भी हो रहे हैं ना,
उसको दिमाग में लेकर के 75 साल क्यों बर्बाद करना। बिल्कुल। जिए, मस्त रहिए, खाइए पीजिए, मौज करिए। बहुत अच्छी जय बात। श्री राम देखिए करिए। यूपीएससी जिनकी 48वीं रैंक पूरे देश भर में आई है, अगर वो इतने चिल होकर, इतने खुश मिजाज होकर सारी बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं, तो जो लोग इस परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, मतलब अब 1000 के करीब लोगों ने क्वालिफाई किया लेकिन लाखों लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया, तो ऐसे लोग स्ट्रेस ना लेंगे। बाकी से हमें भी ये लगा कि इन छात्रों को सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या हुआ, एक बार फेल हो गए तो फिर मौके आएंगे, फिर कोशिश कीजिए, यहाँ नहीं तो कहीं और सही। कुल मिलाकर यूपीएससी हो या कोई भी कंपटीशन हो, तभी सफलता मिलती है जब अपने आप पर विश्वास होता है, अपने माता पिता पर आप भरोसा करते हैं, उनके साथ शेयरिंग करते हैं और अपनी लाइफ को ज्यादा टेंशन में ना डालकर सही टारगेट पर, सही जगह फोकस करते हैं, तभी आप बहुत सारी चीजें कर पाते हैं अपने जीवन में। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, इस बातचीत में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत फायदा मिला होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।